अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आज का जो प्रोग्राम है वो हमने जो रेगुलर हमारा प्रोग्राम होता है वो तो हमने करना ही है। लेकिन आपको मालूम है कि मुहर्रम के दिन है और जब मुहर्रम की बात आती है तो ज़ाहिर है कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। ये बुनियाद है ला इलाह की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं हजरत हुसैन और उनका खानदान, जो उन्होंने शमा रोशन की, वो आज तक चल रही है। और ये कहा गया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज जितनी रस्म शबीरी की सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है, शायद ही पहले कभी हो। और जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा ना कि जाल हक का वजाहकल बातिल इन्नल बातिला काना जहूका, और फिर यह भी कहा कि इन फिरू खिफाफों व सिकाला, कि अल्लाह की राह में निकलो चाहे वो हल्के हो या बोझल। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। और ख़ास तौर पे योम आशूर जो है वही हमें सबक देता है। ये जो दिन है ये हमें सबक देते हैं कि हमने सिर्फ बातें नहीं करनी, हमने अमल करना है। और सबसे बड़ा जो मैसेज है वो उसमें ये है कि हक के ऊपर खड़े होना है। शहादत हक का जो फरीजा है वो हमें करना चाहिए। और इसीलिए एक दुआ जो है वो आप हमेशा पढ़ा करें, वो है अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, कि या बारी ताला मुझे हक को हक बना के दिखा ताकि मैं उसकी इत्तबा कर सकूं, और बातिल को बातिल बना के दिखा ताकि मैं उससे इज्तनाब कर सकूं। तो ये सबसे बड़ा जो मैसेज है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का, वो ये है कि हमने हक के ऊपर खड़े होना है और हक की गवाही देनी है। तो इसलिए ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक जिंदा हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हस्बे मामूल जनाब ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब के साथ। ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सुबह बखैर सर, सुबह बखैर। सबसे पहले तो एक ये जिस तरह मुहर्रम की बात चल रही है, इसी तरह का एक बड़ा ही अफसोसनाक जो मुकाम है वो हम देख रहे हैं, कराची। ब्रिगेड साहब, कराची को क्या हो गया है? नजर लग गई है? वहां पे जो हमें सीन्स नजर आ रहे हैं, जो वीडियोस में देख रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, आप यकीन करें कि दिल खून के आंसू होता है। दिल करता है कि हमारा मुल्क, किसी की नजर उसको लग गई है। कराची जो कि उरूसुल बिलाद होता था, आज कराची में ये हालत है कि वहां पे बड़े जो पॉश एरियाज हैं वहां पे भी ये हालत है कि लोगों के गर्दनों गर्दनों तक पानी खड़ा हुआ है। व्हाट्स गोइंग ऑन? रूसुल बलात के हवाले से एक ट्वीट मैंने की थी कि ये वो कुंवारी है जिसका शहजादा कभी आया ही नहीं, और इसको तबाह और बर्बाद किया लुटेरों ने, डाकुओं ने और चोरों ने सदियों से। लेकिन ये तब भी अपनी जगह पर खड़ी है, इसकी रगों में खून नहीं है, ये हड्डियों का ढांचा बन गई है, लेकिन ये तब भी रूसुल बिलात है। ये शहरों की रोशनी है। ये वो शहर है जो रोशनियों से मुनव्वर रहा है, आज नहीं बल्कि हज़ारों बरस से। सही मौर्यन बात। एम्पायर के ज़माने में जब हुकूमत थी तकरीबन पूरी दुनिया पे, टैक्सला दारुल हुकूमत था दुनिया का, तो उस वक़्त भी देवल के मकाम पर कराची की बहुत ज़्यादा हैसियत थी। ये एक बंदरगाह थी और जी। समुद्र जो है देवल को टच करता था। और कई एतवार में से गुज़रने के बाद न अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आएँ तो जी। कोलाची के मकाम पर यहाँ पर बलोच, मलाह और माहीगीर जो हैं यहाँ आकर आबाद हुए कोलाची के मकाम पर। इसके कई नाम तब्दील हुए। ठीक। वजूद इस्लाम, आमद इस्लाम के 100 साल के अंदर-अंदर कराची शहर के बाहर पंबोर के मकाम पर इस खित्ते की पहली मस्जिद बनी। अच्छा। और वो मस्जिद आज भी कायम है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या होना बात। तो ये चाहिए था कि पूरा कराची वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता। और सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है कराची के साथ वो ये है कि जोग्राफियाई तौर पे और आर्कियोलॉजी के नुक्ता नज़र से कराची ससेप्टेबल है, इस पे वार हो सकते हैं साइक्लोन्स के, समुद्री तूफ़ानों के और इसके अलावा ज़ल्ज़लों के। क्योंकि कराची का जो साहिल है मकरान तक, ये एक सबडक्शन ज़ोन है जहाँ पर
एशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में मिलते हैं, और ये जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो सुनामीज़ भी आते हैं और ज़लज़ले भी आते हैं। यही एक वजह है कि ज़मीन उठी ऊपर की तरफ, और कराची की जो बंदरगाह थी वो देवल से अभी जो उसकी प्रेज़ेंट लोकेशन है वहाँ तक आ गई। इसके अलावा ज़मीन के उठने की वजह से अल्लाह वाला बंद बना, और वैसे ही कुदरती तौर पर अब वहाँ से अगर बारिशें तेज़ हो जाएँ और सैलाब आ जाएँ, तो आबीय निकासी के मौसर इंतज़ामात मौजूद नहीं हैं। जो आबीय निकासी का बड़ा मंसूबा बनाया गया था, वो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली के ज़माने में बनाया गया था, जब पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज ने खुदालों के साथ एक आउटफॉल ड्रेन खोदी थी ठट्ठा से समुंदर तक, जहाँ से पानी को निकाला जाता था हाई टाइड और लो टाइड के तनासब के साथ। उसके जी। बाद कराची में निकासी आब के लिए कोई मौसर काम नहीं, और उसपे तुरा ये है कि अनप्लैन्ड अर्बनाइज़ेशन हुई है, वाटरवेज़ बंद कर दिए गए हैं, ज़मीन जो पानी को चूस लेती थी, उसको मज़दूद कर दिया गया है, और वर्स इज़ कि एक सबडक्शन ज़ोन के अंदर समुंदर को रिक्लेम किया जा रहा है ज़मीनों के लिए, हाउसिंग कॉलोनीज़ के लिए। ये रिक्लेमेशन जो है हमारे मैंग्रोव्स को भी तबाह कर रही है, हमारी हयातियात को भी तबाह कर रही है, जो फ्लोरा और फौना है उसके लिए भी इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, और सुनामियों वगैरह से बचाने के लिए ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये सब कुछ तो हो गया कराची में, और जारी और शादी है। अब एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान चाहिए, जिसमें जियोलॉजिस्ट मौजूद हों, आर्कियोलॉजिस्ट मौजूद हों, आर्किटेक्ट्स हों, ज़लज़ला समझने वाले लोग मौजूद हों, जो पूरे कराची की जो आबी गुज़रगाहें हैं, उनको रीप्लान करें, और इसमें बहुत ज़्यादा इलाके जो हैं, जहाँ पे कब्ज़ा ग्रुपों ने और अनप्लैन्ड अर्बनाइज़ेशंस हुई हैं, वहाँ से लोगों को रीलोकेट करना पड़ेगा। आप मिसाल ले लें, रिसेंटली बहरिया टाउन जो बन रहा था, वो एक समुंदर का मंज़र पेश कर रहा है अभी भी। और सिर्फ ये कराची नहीं है, इसका इफ़ेक्ट बलूचिस्तान तक भी जाता है। इस वक़्त भी बलूचिस्तान में इलाके जो हैं वो ज़ेर आब हैं। अगर आप पाकिस्तान का दरियाए सिंध का पुराना नक्शा देखें, पुराने नक्शे देखें, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि सिंध और बलूचिस्तान में दरियाए सिंध की गुज़रगाह जो थी, वो शुमाल की जानिब थी, जो बाद में शिफ्ट हुई है। और जब वो बलूचिस्तान से सिंध में एंटर होती है, जगह-जगह लेक्स थी। हमने उन लेक्स को भी तबाह कर दिया। उनको हमने गटर बना दिया हुआ है, खिंजर लेक है, 15-20 लेक्स हैं उस इलाके में। किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं हुई। एक तो कराची के साथ ये ज़ुल्म हुआ। दूसरा, और इसके लिए अभी एक बहुत बड़ा एफर्ट चाहिए, जिसमें वफाक ने और सिंध की हुकूमत ने मिल के काम करना है। अगर हम इस प्रॉब्लम को पोस्टपोन करते रहेंगे, तो कराची जो है मज़ीद तबाह व बर्बाद होता रहेगा। इन्हें ये समझना पड़ेगा कि कराची सबडक्शन ज़ोन के अंदर मौजूद है। ग्वादर, पसनी और मारा सबडक्शन ज़ोन के अंदर मौजूद है। किसी भी दिन ज़लज़ला आया तो ये समुंदर बुर्द हो जाएँगे इलाके। जैसे कि द्वारका के पास एक एशियंट सिटी जो मोहनजोदाड़ो से मुलाकात थी, वो भी समुंदर बुर्द हुई है। ये इन लोगों को समझना पड़ेगा, और ये सारी कार्रवाइयाँ जो रिक्लेमेशन ऑफ सी और जो नेचर के साथ हम एक बेईमानी और जंग और जदल कर रहे हैं, उसे बंद करना पड़ेगा। कराची की एक ट्रेजेडी तो ये है। दूसरी ट्रेजेडी कराची की ये है कि ये हांगकांग की जगह ले सकता ले सकता है। है। एमक्यूएम का फिनोमेना। किन मुल्कों ने सपोर्ट किया एमक्यूएम? हम्म। कैसे हुआ? क्यों कराची में बदअमनी हुई? और क्यों हांगकांग कराची में शिफ्ट नहीं हो सका? हमारे पास पोर्ट कासम थी, हमारे पास ग्वादर है, पूरी कोस्ट लाइन है, उसके साथ-साथ हम ये सब कुछ कर सकते थे। हम टाइमलाइन्स के मुताबिक नहीं सोचते। हमारा जो प्लानिंग कमीशन है 50 साल, 100 साल आगे नहीं देखता, वो 1 साल बमुश्किल चंद माह आगे का सिर्फ सोचता है। उन्होंने ये प्लानिंग ही नहीं की है कि हमने क्या करना है। पिछले प्रोग्राम में आपने बताया, मैंने आपको बताया था, चाइना चुप साध गया कतर में, लेकिन जब 2020 में टाइम आया, तो चाइना खड़ा हो गया। कौमें जो हैं वो सदियों आगे सोचती हैं। हमारे पास कोई ऐसा
कायद नहीं है जो सदियों आगे सोचे। तो ये सारी कराची की ट्रेजेडी है और मुझे बहुत दुख होता है कि अरूसुल इबाद, एक वो शहर जिसके डिजाइन पर साउथ कोरिया का सियोल शहर बनाया गया, जिसके इंजीनियर्स ने जाके सियोल के शहर को कोरियन वॉर के बाद डिजाइन किया और आबाद किया, आज वो शहर इस कसम पुरसी की हालत में पड़ा हुआ है कि वहां पानी खड़ा हुआ है, लोग तीसरी दूसरी मंजिल से छलांगे लगा लगा के नीचे स्विमिंग कर रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो दिस इज अ ये वेरी ट्रेजेडी है ऑफ कराची, जिसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, पाकिस्तान के बैन अल-अक़वामी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है कराची। हमें ये भी सोचना पड़ेगा अब कि क्यों पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया। वो उस वक्त एक वफाकी शहर था, शायद वो वफाकी शहर रहता तो कहीं बेहतर होता उस हालत से जो आज उसकी है। तो हमारे जो बेईमान लोग हैं, चोर उचक्के हैं, वो तो बहुत दूर की सोचते हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्लानर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सोए रहते हैं। लेकिन ब्रिगेड साहब, जो आपने फरमाया कि हुक्मरान जो हैं वो सोए रहते हैं, लेकिन हुक्मरानों ने ही तो सब कुछ किया है। हुक्मरानों ने ही तो कराची को लूटा है, हुक्मरानों ने इसको तबाह किया है। उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? अभी भी कर रहे हैं। वो पता मुझे मालूम नहीं है अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। हम पनामा के ज़माने से देख रहे हैं। पनामा में शायद मेरी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रिब्यूशंस थी। मैंने पनामा पे बहुत रिसर्च की थी। मैंने बहुत ज़्यादा शवाहिद इकट्ठे करके अपनी पार्टी को दिए थे। अनफॉर्चुनेटली जो शवाहिद थे उसके मुताबिक भी हम प्रोसीड नहीं कर सके थे पनामा में। तो कहने का मतलब ये है कि लेट्स होप कि ये फिर होप अगेंस्ट द होप ही होगी फिर। ब्रिगेड साहब, मुझे तो नहीं लग रहा है। देखिए ना, अदालतें कहाँ पे हैं? अदालतें आप देखें ना, वो जो चर्चिल की बात की जाती है जी, कि चर्चिल ने कहा था कि जंग अजीम के बाद कि जनाब हमारी अदालतें अगर काम कर रही हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ये भी जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये मतलब अदालतों के ऊपर ही बात आ गई है, या ये चर्चिल साहब की बात को हम वैसे ही कोट करते रहते हैं? इसको मिस परसीव किया गया है। ये गलत प्रोपेगेंडा के चर्चिल ने कहा था कि अगर हम बैटल ऑफ ब्रिटेन में कि अगर हमारी अदालतें काम कर रही हैं तो सब ठीक है। एक्चुअली ऐसे नहीं हुआ था। हुआ ये था कि जब लंदन में रात को कर्फ्यू लगते थे बैटल ऑफ ब्रिटेन के दौरान, तो रात के वक्त जराइम पेशा लोग बाहर निकल आते थे, क्योंकि उस वक्त नौकरियां कम थी। औरतों की एम्पावरमेंट कुछ हुई थी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आदमी जंग लड़ने चले गए थे। बाकी औरतें जो थी उनमें काफी तादाद जो है वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ निकल आई थी और रात के अंधेरे में वो सड़कों पे फिरती थी और यूं उनके कत्ल होने शुरू हो गए थे। जैक द रिपर एक बहुत मशहूर था, ब्लैक आउट रिपर, वो रात के अंधेरे में। तो उस वक्त फिर बरतानिया ने अपना पुलिस का निज़ाम जो है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है, उसको मॉडर्नाइज़ किया और ये दुनिया की पहली पुलिस थी जो मॉडर्नाइज़ हुई थी फोरेंसिक्स के लिहाज से। उसके साथ-साथ इन्होंने अपना अदालती निज़ाम भी मज़बूत किया, क्योंकि खतरा सिर्फ जर्मनी के बॉम्बिंग से और यू-2 बॉम्बर्स के साथ और उनके जो आते थे रात के वक़्त, उनसे नहीं था। खतरा जो था अंदर से भी यलगार हो चुकी थी जराइम पेशा लोगों की वजह से। इसलिए चर्चिल ने कहा था कि क्या अदालतें काम कर रही हैं? क्या वो चोर उचक्कों को, रेपिस्ट को, जराइम पेशा लोगों को पकड़ रही हैं? क्या उनको सज़ाएँ दे रही हैं? और ये वो ज़माना है जब जंग के दौरान क्रिमिनल्स को सरेआम फांसी दी जाती थी बरतानिया में। ये इतनी पुरानी बात नहीं, ये दौरान जंग अज़ीम हुआ, उसके बाद भी हुआ। तो इसका कॉन्टेक्स्ट लॉ एंड ऑर्डर से है, अर्बन प्लानिंग से है, अर्बन लॉ एंड ऑर्डर से भी है। जब चर्चिल ने कहा था कि क्या मेरी अदालतें काम कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं कि डिके है, पूरा पॉलिटिकल डिके है, पूरा सिस्टेमिक डिके हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम्स खत्म हो चुके हुए हैं, एक डेकेडेंस की तरफ हम चले गए हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल एक बात हो रही है कि जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना चाहिए, और कि जी ये हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये डिलीवर नहीं कर रहा, उधर से 18th अमेंडमेंट लेके बैठ गई है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में
एक पिटीशन गई है जिसमें ये कहा गया है कि जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो उसके लिए रेफरेंडम का ऐलान करवाएं और उसके लिए बंदोबस्त किया जाए। उसमें मिसालें दी गई हैं मुख्तलिफ कि जी ईरान में भी ये हुआ है, बाकी फ्रांस में भी हुआ है और तुर्की में भी हुआ है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? योर टेक ऑन इट। इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को मौजूद ही नहीं है को ये मालूम नहीं है कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक आइन बनाया था पाकिस्तान में और उस आइन को अभी तक सीगाए राज में रखा गया है। उसमें उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तजवीज़ दी थी। ठीक। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई नुक्स नहीं है, उसमें तरमीम हो सकती है। देखें पहली रिपब्लिक से फिफ्थ रिपब्लिक तक फ्रांस भी भटकता फ्रांस रहा, में भी किया था, हाँ, काम करता काम रहा। आता रहा, ठीक है ना? एंड में जाके उन्होंने एक एक मिक्स एंड मैच बना लिया जो फ्रांस के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता 1958 में जाके किया उन्होंने। है। जी, इसी तरह टर्की ने भी मिक्स एंड मैच बनाया है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब सियासत में आते हैं तो हम पावर हंग्री हो जाते हैं और पावर हंग्री तबकात जो हैं, जो अशराफिया जिनको हम कहते हैं या एलीट्स कहते हैं, पार्लिमानी सिस्टम उनको सूट करता है क्योंकि वो लेजिस्लेटर भी होते हैं, वो मिनिस्टर्स बन के एग्जेक्टिव भी होते हैं और अमलगमेशन ऑफ पावर जो है, जो खासा है पार्लियामेंट्री निज़ाम का, उसके तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर समेटते हैं। जबकि सदारती निज़ाम में जो लेजिस्लेटर्स हैं, उनका काम सिर्फ़ कानून साज़ी और आइन साज़ी है। एग्ज़ेक्टिव जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और वो चॉइस पे होता है सदर सदर की चॉइस पे कि वो बेस्ट एग्ज़ेक्टिव टीम को नॉमिनेट करे। तो इसके अंदर जो हमने एक मिक्स एंड मैच किया था, हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स करने की कोशिश की थी, जो कि पार्लिमानी निज़ाम में नहीं होता। लेकिन उस सेपरेशन ऑफ पावर में हमने एग्जेक्टिव को तो रोक दिया जुडिशियल पावर एन्जॉय करने से। लेकिन हमारी जुडिशरी अब भी एग्जेक्टिव में इंटरफेयर करती रहती है, किसी ना किसी फॉर्म में, सीओ मोटो के फॉर्म में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फॉर्म में। बात यह है कि हमारे एग्जेक्टिव को, हमारी हुकूमत को यानी कि और हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़ों को और बाकी जो इसमें इन्वॉल्व है, इनकी एक कोर टीम को इकट्ठे मिलके बैठना पड़ेगा और इनको ये फैसला करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, उसका क्या खाका बना सकते हैं। मैं शिफ्ट हो जाना एक प्रेसिडेंट निज़ाम की तरफ, दैट इज़ नॉट इनफ। उससे मामलात मज़ीद खराब हो जाएँगे क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर सब की सब फिर एग्ज़ेक्युटिव के पास आ जाएगी और एग्ज़ेक्युटिव में अगर वही लोग आ गए, जो इस वक़्त एज़ एडवाइज़र्स विराजमान हैं, तो आप सोचें पाकिस्तान का फिर क्या हाल तो होगा। क्या होगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें प्रेसिडेंशियल तो निज़ाम आप क्या समझते हैं कि हमें हमें जो सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर है, उसको ज़्यादा मुयस्सर करना होगा। हमें पॉलिटिकल पार्टीज को भी तो बेहतर बनाने की जरूरत है ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो जो चीजें चर्न आउट कर रही हैं, जो जिस तरह का लेवल ऑफ लीडरशिप चर्न आउट कर रही हैं, वो तो सारे नौसरबाजी तकरीबन आ रहे हैं, वो इल्ला बिल्कुल माशाल्लाह कुछ ना कुछ। गार्बेज इन पॉलिटिक्स हमारी में गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट हो रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थोड़ी-सी इस्तिस्ना है, लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव अभी नहीं हुई। मुझे उम्मीद है, जो-जो वक़्त गुज़रेगा, 2 साल गुज़र गए हैं, तीसरा साल शुरू है, इफ़ेक्टिव होना शुरू हो जाएगा इस हुकूमत के साथ। लेकिन एडवाइज़र्स तो बराजमान है हर जगह के ऊपर और वो एक लिहाज़ से प्रेसिडेंशियल सिस्टम का ही काम कर रहे हैं। वो कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाया है कि दे कैन नॉट एक्सरसाइज़ एग्ज़ेक्टिव पावर्स, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस लेकिन इन लेकिन लेकिन ब्रिगेड साहब, उसमें देखिए ना, अब वजीर आजम साहब जो हैं, अगर उनको कुछ स्पेशलिस्ट चाहिए हैं तो उनको अपनी कैबिनेट तो उनमें मिलते नहीं है। उनकी जो पार्टी है उसमें इस तरह के लोग हैं नहीं। जाहिर है कि जो नीचे से लोग आए हुए हैं उनकी ना कोई ट्रेनिंग है, ना उनको कुछ पता है। उनको तो बल्कि कई लोगों को तो मैं जानता हूं, उनको फाइल पढ़नी नहीं आती। बाकी तो चीजें मैं छोड़ देना आप। मैं यहाँ पर आपसे मुत्फ़िक नहीं, हम्म, उनकी पार्टी में बहुत
काबिल लोग मौजूद हैं, बहुत बहुत काबिल लोग। सारे एडवाइजर्स काबिल ही हैं। भी इंतहाई काबिल लोग मौजूद हैं। हम्म, बात यह है कि उनका इसराफ किया जाए, उनको इस्तेमाल किया जाए। उन लोगों को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। फॉरेन पॉलिसी में, स्ट्रैटेजी में, इकोनॉमिक्स में, हम्म, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में। आपको पता है इनकी पॉलिसी, इनकी पार्टी में एक ऐसा आदमी मौजूद है जिसने पाकिस्तान की पहली 2 कारें बनाई थी, रीवो 1 और रीवो 2 के नाम से। वो कारें अब भी पाकिस्तान की सड़कों पे चल रही हैं। हम्म, लेकिन 2006-7 में डिलीशन प्रोग्राम में तरमीम करने के बाद और सेकंड हैंड इंपोर्टेड गाड़ियों की इजाज़त देने के बाद इस इंडस्ट्री को चोक कर दिया गया। वो कम्पीट नहीं कर सकती थी रीवो कारें पाकिस्तान की बनी हुई विद इंपोर्टेड जापानीज कार्स, जो निसान, टोयोटा, होंडाज आ रही थी। और वो ठीक। छोटा ट्रक इन्होंने बनाया था आदम के नाम से भी, हम्म, जिसको बाद में अब मास्टर भी कहा जाता है। इनको चोक कर दिया गया था। इसी तरीके से पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन को चोक कर दिया गया था दानिस्ता तौर के ऊपर। तो ये लोग मौजूद हैं पीटीआई में। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बना सकते हैं। हम्म, ये आपकी पूरी ऑटोमेशन का जो सिस्टम है, गाड़ियों का, रेलवे इंजनों का, हर चीज आपके, यानी यू हैव सो मच टैलेंट विद इन पीटीआई ठीक ऑल्सो। है। यू हैव आपके पास वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को हेड किया हुआ है। हम्म, वो लोग हैं जिन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए हैं, उनको डिजाइन किया है। पीटीआई के अंदर मौजूद है वो लोग। आपके पास पाकिस्तान के बेस्ट एग्रीकल्चरिस्ट पीटीआई में मौजूद लेकिन वो फिर है। उनको ढूंढने के लिए मेरे ख्याल है चिरागे रुखे जेबा लेकर जाके ढूंढना पड़ेगा, वैसे वो नहीं मिलते, वो कहीं कहीं वो पीछे वो पिछली मौजूद सफों है। में बैठे हुए। वो उस ग्रुप में मौजूद हैं जिसमें आप भी मेरे साथ मौजूद हैं। वो सब वहां पे मौजूद हैं। हाँ। यू डोंट हैव टू गो वेरी फार। हाँ, लेकिन मतलब वही है ना कि विलिंगनेस नहीं है। मैं अच्छा चलें, इसको छोड़ दिया। मैं अब जरा चलते हैं जरा इंटरनेशनल, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जो मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी चल रही है इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। पोम्पियो साहब होके गए हैं। डू यू थिंक ही वेंट बैक एम्प्टी हैंडेड? क्योंकि अब कुशनर भी जो है वो भी उनकी जगह पे अब आ गए हैं। वो भी एक ही दिन के फर्क के बाद अब वो भी मिडिल ईस्ट में पहुंच गए हैं, इसराइल पहुंच गए हैं। कल उन्होंने अबू धाबी वगैरह जाना है, फर्स्ट फ्लाइट जा रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे मानिक शाह साहब और मेनन साहब पहुंचे थे कश्मीर में आधी रात को। हाँ बिल्कुल। उनको पहुंचे, आधी रात को वापस आए हाँ थे हाँ। डॉटेड लाइंस पे साइन कराने के लिए राजा से। तो वो वहां पहुंच गए और वो करेंगे। लेकिन इससे जो बड़ी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि अब तो ये डिक्लेयर हो गया कि ये पूरी मूवमेंट इज चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इट्स एलाइज। अमेरिका इस वक्त अपना सदर्न फ्रंट मजबूत कर रहा है अगेंस्ट सी पैक। इसमें अब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है वो अमेरिकन निजाद है, प्रो अमेरिकन है और अगेंस्ट सी पैक है। ये बिल्कुल जैसे मलाई या मक्खन ऊपर आता है छाछ पर या दूध पर, उस तरीके से ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई है। अब पाकिस्तान जो है डुप्लिसिटी या डबल पॉलिसी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें कोई एक साइड लेनी पड़ेगी। ये अपने सदर्न फ्रंट को कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन वक्ती तौर पे जो पाकिस्तान ने एक बोल्ड स्टांस लिया है और पाकिस्तान ने जो फ़लस्तीन पे और कश्मीर पे स्टेटमेंट्स दी हैं, उसकी वजह से कुछ अरब ममालिक घबरा गए हैं कि क्या ये वक़्त, क्योंकि अरब ममालिक को सिर्फ़ अमेरिका की प्रोटेक्शन या उनका अम्ब्रेला नहीं चाहिए, उनके अंदर आबादियाँ 30, 35, 70% मौजूद हैं, जो सोरिश कर सकते हैं। और ईरान ने ऐलान कर दिया है कि जहाँ-जहाँ मुमकिन हुआ वो इनके खिलाफ अपनी प्रॉक्सीज़ खड़े करेंगे। हाँ हाँ उनको अंदर की शोरिश का डर है। और इन सारी चीज़ों को जब आप इकट्ठा फैक्टराइज़ करते हैं, उसकी वजह से वो कुछ मुतहद हो गए हैं, जिसमें सूडान ने तो ख़ैर खुले अल्फाज में कह दिया है, बहरीन मुतहद हो गया क्योंकि वहाँ बहुत हाँ। ज़्यादा शिया पॉपुलेशन है।
इसी तरह सऊदी अरेबिया भी मुतहद हो गया है, कुवैत चुप करके बैठा हुआ है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा-सा स्लो डाउन कर दिया है, लेकिन एक फ्लैग कैरियर ऑपरेशन जो है, वो यूएई, जराड कोशनर, नेतन्याहू, अमेरिका और ट्रंप के दरमियान हो रहा है, जिसकी आखिरी मोहर जो है वो वाशिंगटन में लगेगी। और उसका आप टाइम सोच लें कि उसका टाइम क्या होगा, उसके फ़ौरन बाद इलेक्शनें आने वाली हैं। सो ट्रंप विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल पॉइंट कि उसने अरब ममालिक को ज़ेर कर लिया है इज़राइल के हक में, और वो उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। एंड दिस इज़, यू नो, इन्होंने नाम भी इसको पीस का दिया। आजकल की स्ट्रैटेजी में नाम जो है वो बड़े रोमानवी दिए जाते हैं। पीस, अब्राहम 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 वॉर, काका है ना? पीस मीन्स वॉर। हम्म, तो जब बुश कहता था ब्रिंगिंग डेमोक्रेसी टू द हम्म, वर्ल्ड, ब्रिंगिंग डेमोक्रेसी टू इराक, व्हाट डेमोक्रेसी डिड ही ब्रिंग इन इराक? व्हाट डेमोक्रेसी डिड ओबामा ब्रिंग इन लिबिया? तो हाँ। ये सारा लफ्ज़ों का हेर-फेर है, लोगों को सियासत में ये बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा, ये जो हम मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में मुझे हम कह तो रहे हैं कि ये इस तरह हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पोम्पियो साहब आके गए हैं, कम से कम यूएई जो है, यूएई ने तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया हुआ है। अब देखें, यूएई ने जो ग्रीस के अंदर ग्रीस की सपोर्ट के लिए अपने F-16 भेजने का ऐलान किया है, और तुर्की ने ये कह दिया है कि अगर आपने भेजे और हमारे इलाके में आए ईस्ट मेडिटेरेनियन में, तो वी विल शूट देम डाउन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ओपन वॉर है। इकबाल तेरे देश का क्या हाल हुआ है? एक हाँ, मुस्लिम हाँ, हरम की पासबानी के लिए। हाँ, हाँ, कैन यू इमेजिन कि तुर्की के खिलाफ इलेक्शंस के लिए एक टिनी-मिनी अरब मुल्क हाँ, अमारात, वो अपने जहाज ट्रेनिंग के लिए ग्रीस भेज रहे हैं। हम्म, इसके पीछे और भी बड़ा कुछ है। लॉट ऑफ पाकिस्तानीज़ आर फ्लाइंग देयर एयरक्राफ्ट्स। हम्म, उनको भी रिप्लेस वो करना चाहते हैं। हाँ, काफ़ी अरब ममालिक में पाकिस्तानी पायलट्स हैं। देयर इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड इट, हम्म, बट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए एक होने वाले नहीं हैं। और मैं इस हम्म, पे कुछ हिस्ट्री के हवाले से कहना चाहता हूँ। जी, खिलाफत राशिदा को उमैय्यद्स ने ख़त्म किया और वो एक बादशाहत बन गई। हाँ, पाकिस्तानियों को, हमारे नौजवानों को, बच्चों को मिसलीड किया जाता है कि उमैय्यद जो थे वो एक खिलाफत थी, वो एक बादशाहत थी। फिर जी, अब्बास के नाम पर, हज़रत अब्बासियों से, अब्बास के नाम पर अब्बासियों ने मिसलीड किया कि हम आले रसूल हैं। हम्म, फिर वो उमैय्यद्स हम्म, के साथ लड़े। आपको सारी हिस्ट्री पता है। फिर एक स्टेज के ऊपर उन्होंने कहा कि नाउ वी हैव टू गिव द फाइनल पंच टू द उमैय्यद्स। हम्म, उन्होंने टर्क्स पैट्रिमोनियल गार्ड्स मंगा लिए, सेल्जूक्स को मिला लिया। फिर वो खुद खत्म हो गए क्योंकि ऑटोमन एम्पायर उठ के सामने आ गई। हम्म, ठीक? तो मज़हब की खिदमत इनमें से किसने की? इनमें से कौन आले रसूल ठहरा? ये एक बहुत बड़ी डिबेट है इस्लाम में, और ये मज़हब के नाम ही पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब जब हाँ, यूएई के जहाज़ उड़ के ग्रीस में जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, जो तुर्की का दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है, जैसे इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है, हाँ, तो उसका क्या मफ़हूम निकलता है? उसका क्या मतलब निकलता है? ये सब अपनी-अपनी बात चाहते बेचा रहे हैं, अपनी डिक्टेटरशिप्स, दीज़ आर अरब डिक्टेटरशिप्स जो ये बचा रहे हैं, और इसमें ये मज़हब को एक्सप्लॉइट करते हैं। ना सऊदी अरब में कोई खिलाफत है, ना यूएई में कोई खिलाफत है, ना हाँ। कुवैत में है, ना बहरीन में है। ये सब बादशाह लोग हैं। तो अभी आप जो कुशनर आ रहा है, कुशनर क्या लेके आ रहा है और क्या लेके जाएगा, क्या आपकी इतलात है? वो वही कर रहे हैं ना जो मैंने आपसे कह दिया है। उसका प्लान है बड़ा, यूएई तो इंस्नेर हो गया उसमें। अब हम्म, बहरीन इसमें आएगा, सऊदी अरेबिया आएगा, कुवैत आएगा, कतर का आई एम नॉट सो श्योर। हम्म, हो सकता है सूडान तो एक बोनस था ना, क्योंकि सूडान डज़न्ट मैटर। हाँ, बहरहाल उसको वो टेररिस्ट की जो टेररिज्म स्पॉन्सर की लिस्ट है उससे हाँ, निकालने की भी कह रही है। इजिप्ट इजिप्ट और जॉर्डन कुट खाने के बाद इज़राइल से हर जंग में, हम्म, वो वैसे ही सरनगू होके उनके दरबार में बैठे हुए हैं, हाँ, हाँ, ठीक है? और कल को कोई फैक्शन पैदा करेंगे ये लिबिया में,
वो भी रिकॉग्नाइज कर लेगा इजराइल को। तो ये इस तरीके से इनका ये चलता रहेगा। लेकिन अच्छा, वेरी क्लियरली जो इस्लाम की पासदारी है, जज्बात के साथ, पैशन के साथ, वो नए ममालिक में उठ रही है, जिसमें एक साइड से मैं शुरू हूँ तो मलेशिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है, और आप बहुत जल्द देखेंगे कि इसमें सेंट्रल एशियन रियासतें और यूरोपियन रियासतें भी शामिल हो जाएंगी, इसमें शामिल होंगी। इस वक्त वो कशमकश में है, ईयू का हिस्सा बनना है, क्या करना, बिकॉज दे आर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स इन यूरोप आल्सो। अल्टीमेटली दे विल आल्सो जॉइन। उसकी रीजन यह है कि उन पे टर्किश इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ऑटोमन बाकियात हैं वो, ठीक है ना, बैल्कन्स में। तो ये जो एक क्रेसेंट है ना, दिस इज गोइंग टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इस्लामिक पॉलिटिक्स। ये आप टाइम नोट कर ले, पाकिस्तान में 10:35 हुए हैं, और आप इसको रेफर कर लें अगले 20 वर्ष के बाद। ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मामलात में कुछ बेहतरी आई है? क्या इतलात हैं उस हवाले से कि कुछ मामलात आगे बढ़े हैं या देखें, अभी तक वही? सफारतकारी में ताल्लुकात एकदम टूट नहीं जाते, और लाइन कट गई। मोहसिन न्याज़ी साहब ने लिखा था, ये एक रोमानवी बात है, लाइन नहीं कटी थी, ये एक प्लान था। तो इसी तरह डिप्लोमेसी में भी आइसबर्ग होता है, नीचे बड़ा कुछ होता रहता है, ऊपर हमें कुछ और नजर आ रहा होता है, मुकम्मल तौर पे नहीं तो टूटा। सुने प्राइम मिनिस्टर साहब भी जा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ना साथ। देयर इज गोइंग टू बी, अब पोजीशन वाजे हो गई हैं कि दे आर विद अमेरिका, वी आर विद चाइना, दे आर अगेंस्ट सीपैक, वी आर विद सीपैक। अब इसके अंदर जो स्पेस होगी, इसके अंदर दोनों ममालिक ऑपरेट करेंगे, जैसे कि हमारे उस्ताद हैंस मोरकेंथो ने कहा था कि बड़ी ताकतों की कशमकश में छोटी ताकतें हैं अपनी छोटी छोटी जगह और स्पेसेस तलाश करती हैं, और उसके अंदर अपने आप को बढ़ाती हैं। यही होगा दोनों ममालिक के दरमियान। अच्छा, एक आखिर में जरा मुझे बताएं कि ये जो इंडिया के मामला चल रहे हैं चाइना के साथ, चाइना तो बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, जहां पे वो था कब्जा करके बैठा हुआ है, बल्कि वहां पे उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की लाइनें बिछा दी हैं। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि उनका प्लान क्या है। और साथ साथ ब्रिगेड साहब, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये हो रही है कि वो सिर्फ ये है कि वहां पे कब्जा करके बैठ गया, बल्कि इन एंड अराउंड इंडिया भी वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया उसने। अब देखें बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में उनके सेक्रेटरी खारजा गए, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। ठीक है जी, वो जलील होकर 4 घंटे वहां पे बैठा रहा, और फिर थोड़ी सी मुलाकात हुई, और फिर बल्कि उसने डिस्प्लेयर शो किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने कि जी मैंने नहीं मिलना था, हमने क्या करवा दिया। तो ये हालात हो गए हैं। तो ये क्या हो क्या रहा है इंडिया में? पहली बात तो यह है कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है ना, ये वाहिद दफा है साइबर स्पेस के खिलाफ, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स लाइट पे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पे नहीं चलते, ठीक। ज़ेरो ज़मीन होते हैं, और इसके साथ कम्युनिकेशन रह सकती है। इस वक्त आप भी फाइबर ऑप्टिक्स पे हैं, और हमारी नशरियात बुरी होने की वजह से मैं भी फाइबर ऑप्टिक्स पे आ गया था अपने घर में, अच्छा खासा खर्चा करने के बाद। तो ये ठीक। फाइबर ऑप्टिक्स का तो ये है। हाँ। सेकेंडली, इस वक्त पॉज है। ये पॉज क्यों है, इसका तजिया हम कभी बाद में करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त सीगा राज में रखनी ठीक। ज़रूरी है। चाइना को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, मल्टीपल डायरेक्शनल थ्रेट्स हैं। इंडिया का जबकि एक ही फ्रंट बन गया, अब उनकी टू फ्रंट वॉर खत्म हो गई है। खत्म हो। ठीक, तिब्बत से लेके सुंदसर जो ग्वादर से आगे है ईरान की सरहद, वहां तक अब इंडिया के लिए सिर्फ एक फ्रंट है। हम्म, चाइना के कई फ्रंट खुले हुए हैं। हांगकांग के आगे ताइवान है, ऊपर साउथ कोरिया है, ऊपर जापान है, फिर साउथ चाइना सी है, हम्म, नीचे जनूब है, फिर मलाका के स्ट्रेट्स हैं, जिसके अंदर से उनकी शिपिंग को गुजरना पड़ता है। जगह ठीक। जगह चाइनीज ने छोटे छोटे आइलैंड्स को बड़ा आइलैंड बना लिया है, हम्म, समुंदर में ड्रेजिंग करने के बाद। वहां पर उनके मिलिट्री बेसेस हैं, वहां पर उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, रिसेंटली आपको पता है। सो चाइना इज फेसिंग मल्टीपल थ्रेट्स,
और उस मल्टीपल थ्रेट्स में एक थ्रेट वो है जो डायरेक्टली पाकिस्तान के डायरेक्शन से आती है, थ्रू द अरब कंट्रीज, दिस इज वन। सेकंड थ्रेट इज इंडिया, ठीक है ना। अब ये चीजें खत्म नहीं होंगी, इनमें पॉज आएगा, इनमें डिप्लोमेसी चलेगी। अगर डिप्लोमेसी कामयाब नहीं होगी, फिर एस्केलेशन राइज होगी। तो ये इंक्रीमेंटल, ये सब कुछ चलता ही रहेगा जहां तक भारत, चाइना और पाकिस्तान का ताल्लुक है इस रीजन के अंदर। उसके अलावा आपको पता है चाइनीज ने जैमिंग की थी पहले, फिर उन्होंने मिसाइल्स भी पास किए हैं, फायर किए हैं, उन्होंने इंतबाह भी किया है। और ये याद रहे कि नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया भी बैठा हुआ है, अभी तो नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कभी ना कभी वो भी चाइना का अलाय बन सकता है। आपको याद रखना चाहिए कोरियन वॉर, उसमें चाइना ने किस तरीके से नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट की थी। ठीक ठीक। तो इसमें जो इस वक्त हम सूरत हाल जो देख रहे हैं, उसमें आप समझते हैं कि जो इंडिया ने अपना टेरिटरी लूज की है, जो कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स में है, तकरीबन 460 मील, तो मैं उस दिन बात कर रहा था एयर मार्शल हमारे दोस्त जो है इंडिया के, उनसे तो उन्होंने 462 किलोमीटर तो मील जो है वो तो उन्होंने खुद माने, तो इसके अलावा पता नहीं कितने मील्स होगी। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया ने इसको तस्लीम कर लिया कि ठीक है अब गई ये सारी टेरिटरी गई? इट इज फेयर द कंपनी। बस मुझे एक मलाल रहेगा कि हमने क्यों नहीं कुछ टेरिटरी पे कब्जा किया, शायद वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी, क्या था। उसके लिए लीडरशिप चाहिए ना जी। नहीं, लीडरशिप की बात नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली इट वाज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। अगर जॉइंट स्ट्रैटेजी। मैं तो उजलत कर जाता आप एक और कारगिल कर जाते। जरूर। चले मुकेश साहब, इसके ऊपर इसी पॉजिटिव नोट पे आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और नाज़रीन, आप भी दुआ किया करें पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की तमाम जो हमारी वहाँ पे लोग जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी, जो अच्छा सोचते हैं उनके लिए भी। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ऐसे लोग आगे निकल सकें जो कि पाकिस्तान का उड़ना बिछोना जिनका सिर्फ पाकिस्तान है, जिनके अकाउंट्स बाहर हैं, जिनके सारे मामला बाहर हैं, उनसे जरा जान छूट जाए तो बहुत ही अच्छा है। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूं, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा, तू दानी हिसाब कम बेचरा। मुझे इसरा किसाना को मुझे ये सैमसन साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।